है, अक्षर होती है, ध्वनि होती है, कोई भी पूछा जाए। इकाई कहने का, सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब यह है कि ये प्रथम है, आद्य है, पहला है। इन्हीं अक्षरों से ही मिला मिला के शब्द बनते हैं और इन शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है और वाक्यों को मिलाने से एक कहानी, एक पद्य, एक कहानी एक प्रकार से पद्य तैयार होता है। तो बोले कि किसी भाषा को बोलने का सबसे प्रथम इकाई कौन है, इस भाषा को बनाता है, तो ये अक्षर ही हैं। ये सारे जो चिन्ह हैं, ये जो सारे अक्षर हैं, यही बनाते हैं शब्दों को। वही शब्द वाक्य बनाते हैं और वही वाक्य एक कहानी को, एक स्टोरी को तैयार करते हैं। इसी नाते इनको भाषा की, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई का मतलब यहाँ पे छोटी भी है और प्रथम भी है, फर्स्ट भी है। ठीक है, ध्यान दें। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है भाई। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ अ आ इ ई उ री ए ऐ उ, इस प्रकार से एकदम क्रम से क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, अ के बाद आ आता है, ई के बाद ई आता है, उ के बाद उ आता है। तो इस प्रकार जो व्यवस्थित क्रम हम लोग बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, लिखते हैं, ये जो व्यवस्थित क्रम है, ग्रेजुअली क्रमशः हम लोग प्रयोग करते हैं, इसी को वर्णमाला कहते हैं। माला माने एक व्यवस्थित क्रम में सजा हुआ, आगे पीछे करके ना लिखा जा रहा हो, ठीक है, उल्टा पलटा ना हो। तो एक व्यवस्थित क्रम में सुचारू रूप और किसकी माला है, तो वर्णों की, अक्षरों की, ध्वनियों की माला, इसी नाते उसको वर्णमाला यह नाम दिया गया। जब भी कोई बोले वर्णमाला लिखो तो पूछेंगे कि कौन सी वर्णमाला लिखना है, स्वर लिखना है, व्यंजन लिखना है, और जो बोला जाए स्वर लिखना है स्वर लिख देंगे पूरा, व्यंजन बोला जाए तो व्यंजन वर्णमाला लिख देंगे क्रमशः। ठीक है, तो वर्णमाला बोलने का मतलब एक व्यवस्थित वर्णों की एक व्यवस्थित क्रम माला है, वो जाना जाएगा। ठीक है, तीसरा बोले हिंदी वर्णमाला में 13 स्वरों कुल 13 हैं, अ से लेकर के ओ तक, और 33 व्यंजनों की यानी क से लेकर के इतना इत्यादि। संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने में टोटल, क्ष त्र ज्ञ श्र। अयोग भाव यानी अंग और अंग, इस प्रकार से अनुस्वार और चंद्र बिंदु के साथ भी अंग इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं, यानी अंग का जब नासिका से प्रयोग हो केवल बिंदु का, और चंद्र के साथ जब बिंदु लगता है तो नासिका और मुख दोनों से ही प्रयोग होता है। इस नाते पहले वाले केवल अनुस्वार को अंग बोला, अनुनासिक बोला, और इसके बाद जो अनुनासिक बोला, उसके बाद जो अगला आया जो चंद्र बिंदु के साथ प्रयुक्त होता है वो उसको अनानुनासिक, ऐसा दो नाम दिया गया। तो अनुनासिक बोला जाए तो केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे, और जब अनानुनासिक बोला जाए तो चंद्र और बिंदु दोनों का ही प्रयोग करेंगे। ये दोनों में स्पष्टता अलग अलग पता रहना चाहिए कि अनुनासिक किसे कहते हैं और अनानुनासिक किसे कहते हैं। यह भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, इसका जब चर्चा आया था अगले शब्दों में हमने किया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया, इस बात को आप ध्यान दें अगर छूट गया हो तो। फिर अतिरिक्त वर्ण, व्यंजन वर्ण में कुछ अतिरिक्त वर्ण है, जैसे ट ठ ड ढ में जो क्रम है ना, ट से लेके टकार का जो वर्ण है ट ठ ड ढ ण, इसी क्रम में ड में और ढ में ये तो अक्षर तो प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन इसी के नीचे हम बिंदु का एक प्रयोग करते हैं जिसे नुक्ता कहते हैं, जिसे उर्दू भाषा में नुक्ता कहते हैं। नुक्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए, उस बिंदु के लिए। तो वही जो अक्षरों के ऊपर जो नुक्ता जो बिंदु लगी थी वही अक्षर के नीचे आगे बढ़ जाती है, तो ड और पेड़ वो ड बन जाता है, ढ के ढ ड बन जाता है। तो इस प्रकार से जो दो नए अक्षर बन के आ जाते हैं तो इसको अतिरिक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वही बताया हुआ ड और ढ दूसरी भाषाओं में आई आगत ध्वनियां हैं। जैसे इसके बाद आगत ध्वनि बताए, आगत ध्वनि उन्हें कहते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हुए कुछ ऐसे अक्षर हैं, जिसे जैसे उदाहरण में चंद्र, हमारे यहाँ पे जो अनुनासिक है, बिंदु है, तो उसके साथ चंद्र का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जब आगत ध्वनि पे तो उसमें अंग की मात्रा जुड़ गई तो चंद्र भी जुड़ गया, तो अतः चंद्र और बिंदु दोनों जुड़ गया तो अनुनासिक कहला है। तो अतः चंद्रनासिक का तो हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे कुछ अलग और भी बचा हुआ है, तो है केवल एक सिर्फ हम लोग प्रयोग करते हैं चंद्र का। तो उस चंद्र को हम लोगों ने क्या कहा, वह आगत यानी किसी दूसरी भाषा से लिए गए अक्षरों को, ध्वनियों को, चिन्हों को आगत ध्वनि, आगत अक्षर या आगत वर्ण कह सकते हैं, कहा जाएगा। तो इसमें आगत ध्वनि बता रहे हैं कि आ है, ज है, ज के नीचे एक जो नुक्ता लगा होता है वही बता रहे हैं, ज है। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं फ से फल जो होता है, फ में जो नुक्ता नीचे लग जाता है उसको फ पढ़ेंगे। तो क में क को क बोलते हैं, ख को ख बोलते हैं, ज को ज बोलते हैं, फ को फ बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जेरो जबर का प्रयोग करते हैं, इसको उर्दू भाषा में जेर जबर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सभी का प्रयोग करते हुए इनको आगत ध्वनियाँ के रूप में कहा गया, क्योंकि दूसरी भाषाओं से भाषाओं से लिए हुए कुछ चिन्ह हैं, ऐसे निशान हैं, ऐसी ध्वनियाँ हैं, इनको आगत चिन्ह कहते हैं, जो कि हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं और उर्दू से लिए गए हैं। ठीक है, अरबी फारसी से लिए गए हैं और क्या नाम है, इंग्लिश भाषा से, अंग्रेजी भाषा से लिए हुए ये सारे चिन्ह हैं। ठीक है, अगला बोले स्वतंत्र स्वर जो हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इतनी बात दोहरा चुकी, इसी बात को बता रहा है। और व्यंजन वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, यही व्यंजन वर्ण परतंत्र हैं, क्योंकि दूसरी सहायता लेते हैं, किसकी,
स्वरों की सहायता लेते हैं। इस प्रकार से स्वर स्वतंत्र हुए क्योंकि वो सहायता देते हैं। जो किसी की मदद करता है वो तो स्वतंत्र ही है ना, वो चाहे तो मदद करे या ना करे। लेकिन जिसको मदद लेनी है हमेशा, जिसको हमेशा दूसरों की आवश्यकता है, वो तो परतंत्र ही रहेगा ना। दूसरों के तंत्र, दूसरों की व्यवस्था, तंत्र माने व्यवस्था, नियम कानून, तो दूसरों की व्यवस्था नियम कानून पे ही उसको चलना पड़ता है। तो व्यंजन वर्णों की ये मतलब एक समस्या कहा जाए कि ये समस्या है कि वो बिना स्वरों के चल ही नहीं सकते, उनको स्वर वर्णों की सहायता लेनी ही पड़ती है। इसी नाते उनको परतंत्र कहा। और ये सहायता देने के कारण वो इनमें प्रयुक्त तो किए जाते हैं, जुड़े जाते हैं, तो अतः स्वर वर्ण क्या हुए, ये स्वतंत्र कहलाए। तो स्वतंत्र स्वर वर्ण हुए और परतंत्र व्यंजन वर्ण हुए, इसको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। अगला, स्वरों की 3 भेदें क्या, ह्रस्व स्वर, अ क्या है, ह्रस्व स्वर है, इसी पर आ की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया, ये दीर्घ स्वर बन गया। तो अ जो है वो ह्रस्व स्वर है, उससे बड़ा होता है, जो द्विकालिक होता है उसको दीर्घ बोलते हैं। और उसके बाद आता है प्लुत स्वर। ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है, ये भी पिछले वीडियो में बहुत विस्तार रूप से बताया गया है। किसको ह्रस्व कहते हैं, दीर्घ क्या क्या लक्षण है, प्लुत का क्या लक्षण है, कैसे भेद है, किस प्रकार से बोला जाएगा, कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया। इसको आप देखें ज़रूर, अगर छूट जा रहा हो तो। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। व्यंजनों के साथ स्वर मात्राओं के रूप में जुड़ते हैं। जो स्वर अक्षर हैं, जैसे आ है, ई है, ऊ है इत्यादि जितने भी स्वर हैं, ये सारे जब किसी व्यंजन वर्ण में जुड़ते हैं तो डायरेक्ट अक्षर नहीं लिखा जाता, बल्कि उससे जाने जाने वाली चिन्हों को यानी मात्राओं को हम प्रयोग करते हैं। जैसे व पर छोटी की मात्रा लगी है, बल्कि हम ई नहीं लिख दिए हैं, क्या किए, मात्रा का प्रयोग किए हैं। ज्ञ में आ की मात्रा लगी हुई है, बल्कि हम डायरेक्ट आ नहीं लिखे हैं। तो इन सारे चीज़ों को अलग करके जानना चाहिए, ठीक है। तो बोले कि मात्राओं के रूप में जुड़ते हैं। 2 भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। वही बात क्षत्र ज्ञ श्र, वही संयुक्त अक्षर हैं जो 2 व्यंजन वर्णों से मिले। यही 2 व्यंजन वर्णों की बात हो रही है जो ज्ञ को बनाए हैं। एक ज व्यंजन वर्ण है और दूसरा ज्ञ, यही 2 आपस में मिलकर ज्ञ को बना दिए। ज्ञ अक्षर था नहीं, इसको बनाया गया है, ठीक है। तो निर्मित हुआ शब्द है। अब दो एक जैसे व्यंजनों से बने उसको द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अड्डा, हवाई अड्डा, जहाँ पे एरोप्लेन इत्यादि खड़े होते हैं, ठीक है, हवाई जहाजें खड़ी होती हैं, तो अड्डा माने स्थान। तो उसमें अड्डा, एक ड है और दूसरा भी ड, दोनों एक ही ड है, लेकिन उसको क्या करें, डबल 2 बार प्रयोग किया है। पहला वाला में हलंत लगेगा, पहले वाले में क्या नाम है, स्वर हटा देंगे, उसमें हलंत का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अतः इन सारे जो इस तरह से प्रयोग किए जाते हो अक्षर या शब्द, तो उनको क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय कहने का मतलब ही है कि कोई भी अक्षर एक ही हो, जैसे एक ही का डबल का है, डबल ख, डबल ग, डबल ब, डबल च, डबल प, तो डबल कोई भी एक ही अक्षर 2 बार प्रयोग हुआ तो उसे द्वितीय कहते हैं। और जिस शब्द में आएगा तो वह द्वितीय शब्द कहलाएगा या उसको द्वितीय वर्ण कहेंगे, ठीक है। अगला, बोले शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई पूछे कि भैया वर्ण विच्छेद कहते किसे, तुम इतना बड़ा बड़ा वर्ण विच्छेद कर करके बता रहे हो, वर्ण विच्छेद किसको कहते हैं? तो बोले शब्द के अंतर्गत आने वाले सभी अक्षरों को, ध्वनियों को, वर्णों को विभक्त करके अलग करके लिखने का तरीका ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अतः वर्ण विच्छेद उसे कहेंगे जब किसी शब्द के अंतर्गत आने वाले शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को, ध्वनियों को हम अलग करके विभक्त करके लिखते प्रयुक्त करते हैं, तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके बाद अगला क्रम है अभ्यास एक्सरसाइज है। ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी और बाकी का पूरा ये पाठ जो आपका है, यानी कि वर्ण विचार नाम का ये पूरा लेसन आपका तैयार कर दिया गया है। इस प्रकार से इसको पूरा देख ले, तैयार कर लें और सारे अभ्यास को जो भी यानी कि जो प्रैक्टिस है, इसमें जो एक्सरसाइज दिया गया है उसे किताब में, अपने बुक में फिलअप करिए और जो सारे एक्सरसाइज आपकी किताब में है उसे देख कर सही रूप में अपनी स्कूल की कॉपी में भी इसको तैयार करके लिखें, ठीक है। और सभी अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न उत्तर को यानी क्वेश्चन आंसर को भी लिखें, याद करें, ठीक है, चीज़ों को समझें।